शेख रशीद साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। यारों मैं इस जमाने का वो संग तराश हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। जोरदार तालियों के दरमियान इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इस्तकबालिया प्रोग्राम के सदर मोहतरम सूफ़ी अनीस कादरी साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा जानशीन सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा अकबर सेठ अशरफी साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा सूफ़ी जमील अहमद कादरी साहब, रियाज अहमद इतरवाला साहब, याकूब सेठ साहब, ताज अली बाबा साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा जावेद अनवर साहब, शाहिद भाई रेशमवाला साहब, एजाज उमर साहब, शकील शाह साहब, अज्जुल हसन वाला साहब, सेवाले साहब, नदीम फनी वाला साहब, रियाज अली साहब, याकूब रिजवी साहब, सफीक बॉक्सर साहब, आसिफ अहमद साहब, मुजफ्फर भाई, जमाली साहब, अब्दुल माजिद सिकारी साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा तमामी शहर के ज़िम्मेदारान, खानकाहों के ज़िम्मेदारान, दरगाहों के ज़िम्मेदारान, मेरी पार्टी के तमाम ओहदेदारान और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा तमामी बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। मेरे भाई जानशीन सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी नूरुल ऐन साहब की सरपरस्ती में, उनकी क़यादत में सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी गुलाम रसूल कादरी साहब के सभी साथी मुझको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो हमेशा सूफ़ी मिल्लत साहब के साथ आप लोग चल के शाना बशाना कौम मिल्लत की आप लोग खिदमत किया करते। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि जानशीन सूफ़ी मिल्लत नूरुल ऐन साहब के साथ आप लोग शाना बसाना चल रहे हैं। ये मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात आज शहर के लिए भी, हमारे लिए भी और इस प्रोग्राम के लिए। और मैं आपसे अपील करूंगा कि जिस तरीके से आप सूफ़ी मिल्लत हज़रत के साथ आप लोग चला करते थे, उनके साथ जद्दोजहद किया करते थे, और शहर का कोई भी मसला हो, शहर के कोई भी मसाइल हो, मिल्लत का दर्द रखने वाले सूफ़ी मिल्लत साहब के साथ आप लोग जिस जज्बे के तहत उनके साथ चलकर इस शहर की खिदमत अंजाम दिया करते थे, मुझे उम्मीद है कि आप नूरुल ऐन साहब के साथ भी साना बसाना चलेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस्तकबालिया कमेटी का, नूरुल ऐन साहब का, कि आज आपने मुझको यहाँ पर बुलाया, मेरे साथियों को बुलाया और एक बड़ा इस्तकबालिया प्रोग्राम आपने यहाँ पर दिया, इस्तकबाल दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ आने के बाद मुझको मालूम हुआ कि इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कुछ लोगों को इतराज़ था, लेकिन मैंने हमेशा देखा हूँ सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी गुलाम रसूल कादरी साहब हमेशा, चाहे वो जहाँ भी रहे, चाहे वो जिस प्लेटफार्म पर रहे, ना वो कभी किसी से डरे, ना किसी से चपे, अपनी बात चाहे वो 1000 का मजमा हो या लाख का मजमा हो, जो उनकी दिल की बात थी वो बोला ही करते थे।
और कभी भी, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर जहां गलत होता था तो वो बोल दिया करते थे। और वक्त के कोई भी शहर के, चाहे कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारान हो, या वक्त के एमएलए हो, एमपी हो, वजीर हो, या कोई भी पार्टी के किसी को भी ओहदा मिला तो जरूर उनका इस्तकबाल किया करते थे। और आज नूरुल हसन साबरी साहब ने भी वैसे ही उनके नक्शे कदम पर चलते हुए किया है। यह प्रोग्राम कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नहीं है। यह प्रोग्राम मुझको और मेरे साथियों को जो इस्तकबाल उन्होंने दे रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं, ये जो ताज मेरे सर के ऊपर आज आप लोगों ने जो पहनाया है, यह कांटों भरा ताज है। यह जिम्मेदारी का एहसास हर वक्त दिलाएगा। जैसे नूरुल हसन साबरी साहब ने कहा कि आप महाराष्ट्र की नुमाइंदगी कर सकते हो, इसके लिए हम आज आपकी हौसला अफजाई करने के लिए आपका इस्तकबाल दे रहे हैं। और आपने ये सर पर जो ताज पहनाया है, वो मुझे हर वक्त इस बात का एहसास दिलाएगा कि मुझको मालेगांव शहर का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज उठाने की जिम्मेदारी का एहसास दिलाते रहेगा। यह अलग बात है कि मैं आज महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर नहीं हूं, लेकिन महाराष्ट्र की हुकूमत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी बराबर के हिस्सेदार है। और हम मालेगांव शहर के मसाइल ले जाकर हमारी सरकार के पास, हमारी पार्टी के जिम्मेदारान के पास ले जाकर हम लोग मसाइल को हल करवा सकते हैं। सिर्फ मालेगांव का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुसलमानों का मसाइल राष्ट्रवादी ही पार्टी हल कर सकती है, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। जिस वक्त मैं एमएलए रहा, मेरा 5 साल आप लोग देख लीजिए, वक्फ बोर्ड की जमीन के ताल्लुक से अगर सबसे पहला महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर आवाज अगर किसी ने उठाई थी 2014 के बाद 19 तक, तो मैंने आवाज को उठाया था और पहला सवाल मैंने लगाया था महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर। और उस वक्त के माइनॉरिटी मिनिस्टर एकनाथ खड़से साहब ने उसका जवाब दिया था। मैंने कहा था, सवाल पूछा था महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर, आज भी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनें हैं और कितनी जमीन के ऊपर अतिक्रमण हुआ है। 2 सवाल मैंने किया था। एकनाथ खड़से साहब ने उस वक्त जवाब में यह कहा था कि 1 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की इस महाराष्ट्र के अंदर है, 1 लाख एकड़ जमीन। और उन्होंने ये दूसरा जवाब यह दिया था कि 70,000 एकड़ जमीन के ऊपर अतिक्रमण हो चुका है। और उसके बाद उन्होंने उस सवाल के ऊपर इतना इंटरेस्ट उनको आया, इतनी दिलचस्पी उन्होंने ली और आगे बढ़कर उन्होंने कहा, यह जुमला असेंबली के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह सवाल का जवाब तो मैं दे चुका हूं, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस जुमले का इस्तेमाल वहां महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर किया था कि महाराष्ट्र की 70,000 एकड़ जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड के ऊपर जो अतिक्रमण हो गया जमीन के ऊपर, अगर वो अतिक्रमण निकाल लिया जाए और 1 लाख एकड़ जमीन के ऊपर अगर मुसलमानों के हवाले कर दी जाए तो मुसलमानों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। यह जुमला उन्होंने कहा था महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अतिक्रमण निकालने के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर से अतिक्रमण निकलना चाहिए, इसके लिए हम एक स्टेट लेवल की एक कमेटी बनाएंगे
और उसका सर्वे लेने के बाद में जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां जहां पर भी अतिक्रमण होगा वहां वहां पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके चंद साल के बाद ही उनकी वजारत चली गई। तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहला आवाज अगर किसी ने उठाया तो आपका भाई था, शेख आसिफ था। उसके बाद चाहे मुस्लिम मसाइल की बात हो, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो, महाराष्ट्र असेंबली का कोई भी इजलास मेरा खाली नहीं गया जो मैंने महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए ये मुतालबा ना किया हो। तालीम के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर आपको याद होगा कि मुमरा के अंदर कब्रिस्तान का मसला बहुत संगीन मसला वहां पर चल रहा था। वहां के मुसलमान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र की असेंबली चल रही है, इजलास चल रहा है, आप इसको आवाज उठाइए। वहां हमारे साथ बड़ा धोखा हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। मैंने वहां पर आवाज उठाया कि बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है और शहर के बहुत दूर 5 एकड़ जमीन जो गवर्नमेंट दे रही है वो जमीन के ऊपर कब्रिस्तान नहीं बन सकता। वो खाड़ी की जमीन है, नदी की जमीन है, उस जमीन को तब्दील किया जाए। या इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां भी कब्रिस्तान का मसला आया, महाराष्ट्र के मुसलमान मेरे पास है तो मैंने असेंबली के अंदर आवाज उठाने का काम किया। चाहे कब्रिस्तान के वॉल कंपाउंड की बात हो या जहां पर अतिक्रमण कब्रिस्तान की जमीन के ऊपर हो रहा था वो बात हो, हर मौके के ऊपर जहां जहां मुझको लगा, जहां जहां मेरे पास मुतालबा लेकर महाराष्ट्र के मुसलमान आए, मैंने आवाज उठाने का काम बिल्कुल किया हूं। आज हमारे दरगाहों के बहुत मसाइल है, कब्रिस्तानों के बहुत मसाइल है, खानकाहों के बहुत मसाइल है, वक्फ बोर्ड के बहुत मसाइल है, हमारे शहर के हो या शहर के बाहर के हो। मुझे याद आ रहा है कि सूफिया मिल्लत हजरत मेरे पास महाराष्ट्र के कई लोगों को भेजा करते थे। एक मर्तबा जो महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड की जो तंजीम बनी है उनसे मेरी उन्होंने मीटिंग करवाई, अकबर सेठ उस बात के गवाह है, और कहा कि आप इसके ऊपर स्टडी करिए और आप मसाइल को उठाइए। उन्होंने एक बहुत बड़ा फाइल मुझको दी। उस वक्त तो मैंने लेटर लगाकर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। एहतजाज चल रहा था आजाद मैदान के अंदर, अकबर सेठ को याद होगा। सूफिया मिल्लत साहब ने मुझको फोन किया कि आप आइए, मैं एहतजाज के अंदर शामिल हुआ। नागपुर के अंदर धरने के ऊपर बैठे, वहां पर मैं मौजूद रहा, वहां पर उनके आंदोलन के अंदर मौजूद रहा। जब जब भी मुझको याद किया गया, मैं हर वक्त कौम मिल्लत के लिए, मिल्लत के मसाइल के लिए, मुसलमानों के मसाइल के लिए हमेशा मैं मौजूद रहा और मैंने आवाज उठाने का काम किया। 2 साल गुजर गए, मैं एमएलए नहीं हूं, मैं किसी पे तनकीद वगैरह नहीं करना चाह रहा हूं, यह मंच वैसा नहीं है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूं और बराबरी के हिस्सेदार महाराष्ट्र की हुकूमत के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री वो नवाब मलिक साहब के पास है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर वक्फ बोर्ड भी आता, हज कमेटी भी आती, उर्दू घर भी आता है, उर्दू एकेडमी भी आती है, अल्पसंख्यक आयोग भी आता है, मौलाना आजाद कारपोरेशन भी आता है। मैंने यह फैसला किया हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हम लोग मालेगांव शहर के अंदर वक्फ बोर्ड सेल बनाएंगे और मालेगांव ताल्लुके का बनाएंगे और हर मसलक के उलमा को उसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे जो हमसे इत्तेफाक रखते हो, वो छोटे उलमा क्यों ना हो, चलेगा। हम लोग सेल बनाएंगे
और सेल बनाने के बाद में वक्फ बोर्ड एनसीपी सेल बनाकर उनको जिम्मेदारी देगी और तमाम ही मसलक के जो मसाइल है, कब्रस्तानों के हो, मस्जिद के हो, दरगाहों के हो, कब्रस्तान के हो, ईदगाहों के हो, चाहे मालेगांव हो या मालेगांव ताल्लुका हो, वो मसाइल हमारे पास आएंगे तो माइनॉरिटी मिनिस्टर एनसीपी के नवाब मलिक साहब के पास है। हम लोग मालेगांव शहर के ताल्लुके के मसाइल को हल करने का काम करेंगे। आज इस बात का मैं ऐलान करता हूं इस मौके के ऊपर। और शहर की आवाम, मुझे पता है कि आज मसाइल हल करने वाला कोई शख्स नजर आप लोगों को नहीं आ रहा है। शहर की आवाम को अपने मसाइल कहां लेकर जाना है, आज शहर की आवाम परेशान है। चाहे वो कोई भी मसला हो, अलग अलग सेल बनाकर मैं वो मसाइल को हल करने की शुरुआत हमने कर दी है एनसीपी ऑफिस से। पूरे शहर के चाहे जो भी मसला हो वो हल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सूफी मिल्लत गुलाम रसूल कादरी साहब मेरे अपने सरपरस्त, उनकी एक बहुत ख्वाहिश रही हमेशा, ये मेरे वालिद मोहतरम के वक्त के अंदर ये छोटा सा पुल बना था और उनकी ये ख्वाहिश रही हमेशा कि यहां पर एक बड़ा ब्रिज बनना चाहिए आवाम को आने के लिए। जिस वक्त ईद के मौके के ऊपर नई ईदगाह शुरू हुई, मैं रमजान महीने के अंदर यहां पर आया था, पूरा सर्वे किया और अल्लाह का बहुत एहसान है कि दरगाह, मस्जिद और ईदगाह पूरी जॉइन हो चुकी है। यानी अब यहां पर एक बहुत बड़ी आबादी नमाज अदा करने के लिए आएगी। अब जरूरत ब्रिज की यहां पर है। मैंने सर्वे भी करवा चुका हूं डीपी रास्ते के ऊपर, सर्वे करवाकर एस्टिमेट बनवाकर कि बहुत बड़ा ब्रिज तो ना बन सके, लेकिन कम से कम 1 करोड़ रुपए की लागत से एक ब्रिज बनना चाहिए। चाहे वो 1 करोड़ रुपये में जितना बड़ा बन जाए, मैंने उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ा चुका हूं और मैं आज आप लोगों से वादा करता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि बजट मिल जाए। एस्टिमेट तैयार है, अगर बजट मिल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं, हो सकता है कि आप लोगों से जिम्मेदारान से कई लोगों ने वादे कर चुके होंगे, वो वादा वफा भी नहीं हुआ, मुझे ये बात भी पता है, लेकिन जरूर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि महाराष्ट्र की हमारी सरकार अभी 3 साल है और अभी तो 10 करोड़ रुपया मैं लाने वाला हूं। इंशाअल्लाह कॉर्पोरेशन कमिश्नर से फौरी तौर पर आपको साथ ले जाकर बात की जाएगी। अगर बजट मिल गया तो हम उनका इस्तेकबाल करेंगे और बजट नहीं मिला तो मैं महाराष्ट्र की हुकूमत से 1 करोड़ रुपया मंजूर कराकर यहां पर ब्रिज बनाया जाएगा। इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं और आपको इस बात का भी यकीन दिलाता हूं कि आप इत्मीनान रहे, हम आपके साथ हैं, आपके साथ, आपके साथियों के साथ, खानकाहों के साथ, दरगाहों के साथ, जो भी मसला होगा, मसाइल होंगे आपके, जरूर मुझको, मेरे साथियों को आप याद करिए। इंशाअल्लाह जरूर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपके मसाइल हल करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस बात का मैं यकीन दिलाता हूं और आखिर में मैं आपका नूरुल्लाह साबरी साहब का, इस्तेकबालिया कमेटी, सुन्नी जमात-उल इस्लाम के सदर और अरकान और तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।